आज हम एमए उत्तरार्ध में राजपूतों अकबर की राजपूत नीति का अध्ययन करेंगे। भारत में अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति जिस नीति का निर्धारण किया उसमें सहयोग प्राप्त करने की नीति को प्रधान लक्ष्य बना करके आगे की नीति स्थिर की गई। इसके पीछे बहुत से कारण थे। पहला, पिछले 350 वर्षों के इतिहास से यह स्पष्ट था कि हिंदू प्रधान देश भारत पर राजपूतों को शत्रु बनाकर स्थायी अथवा शांतिपूर्ण शासन करना संभव नहीं है। अकबर एक दूरदर्शी सम्राट था। उसने इस तथ्य को समझा कि राजपूतों की सहायता के बिना हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता, अतः इसके लिए राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य था। द्वितीय, राज्यारोहण के समय से ही अकबर को अपने घर तथा दरबार में शाह अबुल माली से लेकर शाह मंसूर तक मुसलमान विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मिर्ज़ा हकीम को राजगद्दी देने का षड्यंत्र रचा गया, अपने ही लोगों द्वारा, जिन पर शासनाधिकार की सुरक्षा के लिए भरोसा किया जा सकता था। इस प्रकार समय समय पर विद्रोह खड़ा करते देख अकबर को आरंभ से ही यह बात स्पष्ट हो गई कि यदि उसे भारतवर्ष में अपने राज्याधिकार को सुरक्षित रखना है और अपने वंश को आगे बढ़ाना है तो उसे यहाँ के प्रमुख राजनीतिक तत्व अर्थात राजपूतों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। तृतीय, अभी तक अफ़गानों का विरोध पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। भारत में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के बहुत से भूभागों पर उनका प्रभाव और अधिकार था तथा काबुल तथा सीमांत प्रदेशों में भी उनका पूरी तरह से प्रभाव था। स्वर्गीय सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का पुत्र तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में मुग़ल सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगा हुआ था। अकबर भारत की एक दूसरी शक्ति राजपूतों का उपयोग इन अफ़गानों के विरुद्ध करना चाहता था। इसीलिए अकबर ने इन लोगों का सहयोग प्राप्त करने का निश्चय किया और यह तभी तय किया गया कि विद्रोही मुग़ल सरदार अफ़गान तथा उज़्बेकों के विरुद्ध उन्हें भिड़ाया जाए। चौथा, अकबर यह भी समझता था कि राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने से उसका विदेशीपन दब जाएगा और उसे राष्ट्रीय सद्भावना प्राप्त हो सकेगी। पाँचवां, कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि राजपूत शासक के यहाँ अकबर का जन्म होने के कारण उसमें राजपूत जाति के प्रति कृतज्ञता तथा उदारता की भावना थी। कुछ लोगों ने उसका स्वाभाविक उदारता को भी इस नीति का कारण बताया। छठा, अकबर इस बात को भली भांति समझता था कि राजपूतों के ऊपर उनके अधिकार में विस्तृत भूभाग है, असंख्य सैनिक दल है जो अपनी बात के पक्के हैं तथा अपना पौरुष पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है, विश्वास किया जा सकता है और उन्हें अपना मित्र बनाया जा सकता है। इन सब कारणों से अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और उनसे सहयोग प्राप्त करने की नीति का सूत्रपात किया। अकबर की यह नीति स्वलाभ, योग्यता की स्वीकृति तथा न्याय नीति के सिद्धांतों पर भी आधारित थी। इसीलिए अकबर ने
अपनी साम्राज्यवादी नीति में जो सम्मान एवं सुविधा राजपूत राजाओं को प्रदान की, वह अन्य मुस्लिम शासकों की तुलना में अनेक दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखती है। अकबर की इस राजपूत नीति के प्रधान अंग थे कि पहला, वह राजपूतों के प्रसिद्ध दुर्ग थे उन पर अधिकार करके शौर्य और शक्ति का प्रमाण देना चाहता था, परंतु विजय प्राप्त करने के पश्चात वह अधीनता स्वीकार करने वाले राजा को उसका संपूर्ण राज्य लौटा देता था और उसका आंतरिक शासन उसको सौंपकर उसे बाह्य शत्रुओं से रक्षा का अभयदान देता था। दूसरा, साम्राज्य के हित की दृष्टि से यदि किसी दुर्ग पर सीधा अधिकार रखना जरूरी हो जाता तो उसके बदले में अन्य कोई जागीर दे दी जाती। तीसरा, वह राजपूतों को साम्राज्य के विस्तार एवं शासन संचालन में सहयोग हेतु न केवल आमंत्रित करता था, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और योग्यता के अनुरूप उनके को ऊंचे ऊंचे पद भी देता था। और इसी में चौथा, वह राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु सदैव तैयार रहता था, जिससे मुगलों का स्वदेशीकरण शीघ्र हो सके और राजपूतों को सम्राट के संबंधी होने का गौरव प्राप्त हो सके। इस प्रकार अकबर ने अपनी राजपूत नीति को 3 प्रकार से क्रियान्वित किया। पहला, वैवाहिक संबंध द्वारा। इस संदर्भ में सबसे पहला संबंध आमेर के राजवंश से 1562 ईस्वी में हुआ, जब आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसे हरकाबाई भी कहा जाता है, के विवाह का प्रस्ताव सम्राट अकबर के समक्ष रखा। अकबर ने न केवल आमेर के शासक की इस कन्या से विवाह किया, बल्कि भारमल, उसके पुत्र भगवंत दास तथा पौत्र मानसिंह को शाही सेवा में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। राजा भारमल का अनुसरण करते हुए बीकानेर और जैसलमेर के शासकों ने भी अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने अकबर की 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में न केवल अधीनता स्वीकार की, बल्कि अकबर के साथ अपनी पुत्रियों के वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने भी अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया और इस प्रकार विवाह संबंध करना राजपूत नीति का एक विशिष्ट अंग बन गया। इन वैवाहिक संबंधों के विषय में विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की है। डॉक्टर बैनी प्रसाद ने इसे युगांतकारी नीति कहा, क्योंकि इसके कारण मुगलों को उच्च कोटि के शासक तथा कुछ महानतम सेनापति और कूटनीतिज्ञ प्राप्त हुए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे सामाजिक और राजनीतिक समन्वय में सहायक बताया। इन विवाहों के द्वारा अकबर ने राजपूतों का आत्माभिमान नष्ट कर दिया और उनको स्वतंत्र व्यक्तियों के स्थान पर सेवक बना दिया, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये विवाह धर्म विरुद्ध और निंदनीय है, क्योंकि हिंदू जाति में इन विवाहों के द्वारा आदर्शों की अवहेलना हुई। लेकिन इन वैवाहिक संबंधों में उल्लेखनीय बात यह है कि अकबर ने किसी भी राजपूत शासक को अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया और न राजपूत राजकुमारियों को मुगल हरम में, साथ ही
मुगल हरम में इनको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की। दूसरा है संधि वार्ता द्वारा। अकबर ने राजपूत शासकों को अपने साथ लेने के लिए संधि वार्ता का भी सहारा लिया। जब वह 1570 ईस्वी में नागौर तक गया और वहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के शासकों ने जिनमें बीकानेर का राव कल्याणमल व उसका पुत्र राय सिंह, मारवाड़ का राव चंद्रसेन तथा जैसलमेर के हर राय भाटी प्रमुख थे, बिना विरोध किए ही मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। यद्यपि बाद में राव चंद्रसेन वहाँ से चला गया, लेकिन बाकी लोगों के द्वारा मुगलों को मुगल सेवा में ले लिया गया और बीकानेर के राय सिंह का उपयोग तो बाद के कई युद्धों में भी किया गया। तीसरा है सैनिक कार्यवाही द्वारा। वैवाहिक संबंधों और संधि वार्ता का जिन राजपूत शासकों पर असर नहीं हुआ, वहाँ शक्ति का प्रयोग किया गया। जैसे 1562 में मेड़ता पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया गया और वहाँ के शासक जयमल को चित्तौड़ में जाकर शरण लेनी पड़ी। इसी प्रकार 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, जिसमें जयमल किले की रक्षा करते हुए मारा गया और चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसी प्रकार की कार्यवाही बाद में 1569 ईस्वी में रणथंभौर के विरुद्ध की गई, जिसमें सुरजन राव हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए उसे किला सुपुर्द कर दिया। लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मारवाड़ के चंद्रसेन ने ऐसे शासक रहे जिनके खिलाफ अनेक बार सैनिक कार्यवाहियाँ करने के बावजूद अकबर उन्हें अपनी अधीनता में नहीं ला सका। इन सैनिक कार्यवाहियों के कारण प्रताप व चंद्रसेन दोनों को पहाड़ियों व घोर जंगलों में भटकना पड़ा, अनेक कष्ट सहने पड़े। महाराणा प्रताप तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के सजातीय राजवंशों द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार कर लेने के बावजूद भी पृथक रहे और अपनी स्वतंत्रता के लिए आजीवन मुगलों के साथ संघर्ष किया। इसी राजपूत नीति को आगे बढ़ाते हुए अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।